हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड यूपी पीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए ठीक है ऑलरेडी मैं थ्योरी की क्लास लेके आया हूँ। इसके पहले मैं ऑलरेडी 20 क्लास अपलोड कर चुका हूँ थ्योरीज की। ठीक है, तो थ्योरी में हमने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पूरा कवर कर दिया एकदम अच्छे से। मैंने इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट को आपको अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट को मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किए है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने सेमी कंडक्टर फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ा के पूरा कर दिया हूँ। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर फिजिक्स पूरा हो गया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक आज का है सेमी कंडक्टर डायोड। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेमी कंडक्टर डायोड। यहाँ से डायोड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक परीक्षा के दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी डायोड के क्वेश्चन आते हैं। यदि आप यूपी आर टेक्नीशियन 2 देने जा रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है, और जो इलेक्ट्रीशियन के हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जल्दी से कोई कवर कराता नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे कि आप देख के एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। शायद में यदि आप इलेक्ट्रीशियन की क्लास में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा होगा तो आपको वहाँ इतना बेसिक से नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो आपको हर एक चीज़ एकदम बेसिक से एक एक चीज़ मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। तो यदि आपके यहाँ अगर क्वेश्चन भी आता भी है यूपी पीसीएल में तो आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मेरी गारंटी भी है। अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छे से आप देखते हुए चलोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन वालों के। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रीशियन में करने क्या लगा है दोस्तों कि इलेक्ट्रीशियन में लगभग 30 से लेकर 40% क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो दोस्तों इसके पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों यदि आप कहीं से भटके हुए आए हैं और मेरे चैनल पर आप पहली बार आ गए हैं तो आप वीडियो को स्किप मत करें, थोड़ा आप देखें। तो आप देखते हुए आगे चलेंगे आप तो आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ वास्तव में कि वीडियो कितनी हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, तो दोस्तों आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड को। तो इसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। यदि आप मेरे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी। ठीक है, तो वो ऑलरेडी सीरीज पूरी हो चुकी है। ठीक है, उसमें लगभग 54 वीडियो हैं, मैं इसको आपको बार बार बताऊँगा। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको जो चीज़ मिलने वाली है शायद में वो आपको इस पूरे लेक्चर में ना मिले। ठीक है, तो आप देखिए, इस लेक्चर को भी देखिए। इस लेक्चर को देखने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि वो सीरीज़ ऐसी है दोस्तों मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत चुन कर, ठीक है, या बहुत सिलेक्ट करके लाया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपके यहाँ पूछता है। ठीक है, तो उसमें टॉप 30 क्वेश्चन हैं या मॉडल पेपर के हिसाब से हैं। ठीक है, TG2 स्पेशल भी कुछ उसमें क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में मिल जाएंगे, तो इसलिए आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इसके बाद दोस्तों मैं फिर से आपके जब कोर्स कंप्लीट होगा तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, जो कि आपको हम अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो आज की क्लास है, आज की क्लास हमारी सेमी कंडक्टर डायोड्स की है, या बोल सकते हो आप अर्धचालक डायोड। हिंदी में बोलते हैं क्या, अर्धचालक डायोड या सेमी कंडक्टर डायोड। ठीक है, तो हम सेमी कंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको पुरानी बातें बताई थी उसके बारे में थोड़ा मैं आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताए थे पहले सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर हमारे 2 प्रकार के होते थे। मैंने ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताया था कि सेमी कंडक्टर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं सेमी कंडक्टर? हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, मैंने इंट्रिंसिक बताया था और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर बताया था।
ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। तो मैंने बताया था जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, शुद्ध अर्धचालक होता है, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कि 0 डिग्री केल्विन पर हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एज ए इंसुलेटर कार्य करता है। एक क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल्स के बराबर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, होल्स की संख्या के बराबर होती है, तो इसलिए उसमें जो चालन होता है वो बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर व्यवहार करता है, ठीक है। ये सब बातें थी हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे मिलता था, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी ऐड करते थे या अशुद्धियाँ मिलाते थे, तो उस कंडीशन में हमको मिलता था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो 2 प्रकार का होता था। एक हमारा क्या था, एक हमारा पी टाइप था और एक हमारा एन टाइप था। तो एक पी टाइप और एक एन टाइप, ये हमारे क्या थे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे। तो दोस्तों यहीं पर अब पी टाइप और एन टाइप का प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने आपको कई चीज़ें इसमें बताई थी, पी टाइप में क्या होता है, वो एन टाइप में क्या होता है। तो ये बातें आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का प्रयोग हम सेमीकंडक्टर डायोड में अब करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पी टाइप की। तो हमने बताया था कि पी टाइप में वो इम्प्योरिटी मिलाई जाती हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है। तो इसीलिए हम पी टाइप को हम ट्रीवैलेंट भी कहते हैं। पी टाइप हमारा ट्रीवैलेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि एन टाइप में पेंटावैलेंट, मतलब जिनकी संयोजकताएं 5 होती थी उनको हम इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करते थे। तो एन टाइप को हम बोलते थे पेंटावैलेंट, ठीक है। ये सब बातें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा पेंटावैलेंट है, तो आपको बताना रहेगा एन टाइप क्या है, एन टाइप हमारा पेंटावैलेंट है। ट्रीवैलेंट कौन सा है हमारा, ट्रीवैलेंट हमारा पी टाइप है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, जो हम प्रयोग करने वाले हैं, वो क्या है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पी टाइप जो होता है, पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है, पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर या हिंदी में बोलते हैं बहुसंख्यक, जो मेजॉरिटी कैरियर या बहुसंख्यक आवेश होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, होल होते हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर और पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर होता है, जिसे बोलते हैं अल्पसंख्यक वाहक, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो डायोड को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर में होल होता था, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन होता था। इसी के जस्ट उल्टा एन टाइप की हम बात करते हैं। तो एन टाइप में जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर था, वो मेजॉरिटी कैरियर हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर था हमारा वो इलेक्ट्रॉन था, और एन टाइप में जो हमारा माइनॉरिटी कैरियर था वो क्या था, होल्स था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके पहले भी आपको मैंने लेक्चर बताया था। यदि आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरा, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और लेक्चर 20 तक देखते हुए आएँ। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम रही होगी तो हम आशा करते हैं कि वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। तो हम सेमीकंडक्टर डायोड को आज बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको डायोड में समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम होती होगी तो हम आशा करेंगे कि आज वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आप दोस्तों बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे अब सेमीकंडक्टर डायोड की। तो डायोड का पहले हम बात करते हैं डायोड हमारा बनता कैसे है, सेमीकंडक्टर डायोड हमारा बनेगा कैसे। जब हम पी टाइप और एन टाइप को, जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप को ला के हम पास में रखते हैं, ठीक है। जब एक पी टाइप और एक एन टाइप को ला के हम पास में रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है, हमारा एक डायोड बन जाता है, ठीक है। तो इसे आप बोलते हैं, उसे पीएन जंक्शन बोलते हैं। जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप प्लेट को पास में ला के रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एक पीएन जंक्शन बन जाता है। उस पीएन जंक्शन को ही हम बोलते हैं अर्धचालक डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इसे ला के रख दिए तो ऐसे डायरेक्ट बन गया पीएन जंक्शन, एक पी टाइप ले आए और एक एन टाइप ले आए, ऐसे ला के आप रख दिए तो बन गया, तो ऐसे नहीं, इसमें एक क्रिया होती है, ठीक है। वो आपने क्लास मतलब कि लेक्चर नंबर 10 जब आएगा मेरा लास्ट में है, ठीक है। ये इस बुक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चैप्टर नंबर 10 में दिया होता है,
वो क्या होता है कि आईसी जो बनाई जाती हैं या डायोड बनाई जाती हैं, डायोड की बनाने की 4-5 प्रक्रिया होती हैं, 4-5 लेयर होती हैं, ठीक है। तो आपस में लेयर बना के ये सब बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने कोई पी टाइप प्लेट रखी हो, एन टाइप प्लेट रख दी, आपका डायोड बन गया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को ला के रखते हैं पास पास में, तो हमारा एक सेमीकंडक्टर डायोड बन जाता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डायोड में क्या होता है दोस्तों, हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड की, हम सिंबल देख लेते हैं सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल कैसे होता है, ठीक है। पहली बात तो देख लीजिए, ये हमारा क्या है, एक सेमीकंडक्टर डायोड है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डायोड को हम बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा एनोड होता है, एक हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। तो एनोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड को हम पी टाइप बोलते हैं और कैथोड को हम बोलते हैं क्या, एन टाइप। तो कैथोड को हम एन टाइप बोलते हैं, एनोड को हम पी टाइप बोलते हैं। तो धारा का प्रवाह होता है हमारा डायोड में, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएन जंक्शन हमारा कैसे क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो पीएन जंक्शन, इसको याद रखना दोस्तों, पीएन जंक्शन जो होता है हमारा, पीएन जंक्शन या हमारा जो डायोड होता है क्या होता है, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। इस चीज़ को याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन हमारा क्या होता है, पीएन जंक्शन हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। इसके अलावा जो इसमें दोस्तों धारा का प्रवाह होगा वो कैसे होगा, धारा का प्रवाह हमारा एनोड से कैथोड की तरफ होगा, ठीक है। एनोड से कैथोड की तरफ, या आप बोल सकते हो पी से एन की तरफ, ठीक है। मतलब पी से एन की तरफ हमारे करंट का प्रवाह होगा, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों और याद रखना कि हमारा जो धारा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस डायरेक्शन में है तो हमारी जो धारा का प्रवाह होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एकदम बेसिक पॉइंट हैं, ये सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के हमेशा विपरीत दिशा में ही हमारा धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड की, कुछ पॉइंट लिख के लाए हैं, ठीक है। उन पॉइंट के बारे में देखते हैं, इसके बाद हम आगे आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे डायोड के बारे में, ठीक है। पहले आप देखिए सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन डायोड क्या होता है, ठीक है, या कैसे बनता है हमारा। जब हमें एक पी टाइप, ठीक है दोस्तों, जब हमें एक पी टाइप तथा एक एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ें, ठीक है, जब एक पी टाइप और एक एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाए जिससे संधि पर एकल क्रिस्टल संरचना बन जाए, ठीक है। जैसे संधि या जंक्शन पर एकल क्रिस्टल संरचना बन जाए, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। मैंने बताया कि एक पी टाइप और एक एन टाइप को ला के हम पास पास में रखते हैं या इसको हम ऐसे जोड़ते हैं कि एक क्रिस्टल संरचना बन जाती है। जब एकल क्रिस्टल संरचना बन जाती है तो वही हमारा क्या कहलाता है, पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है, ठीक है। तो हमने बताया था पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल हमारा देख लीजिए। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल मैंने बताया कि ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है। ये हमारा एरो का, जो एरो की तरह बनी होती है, क्या होती है, ये हमारा पी टाइप होता है और एरो के बाद का जो एरिया होता है हमारा क्या होता है, एन टाइप होता है। तो डायोड में 2 प्रकार के टर्मिनल पाए जाते हैं, एक तो हमारा एनोड होता है, दूसरा हमारा कैथोड होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एनोड की, तो पूछता है कि एनोड हमारा किस टाइप का मटेरियल का बना होता है, तो एनोड हमारा पी टाइप से बना होता है। बात करते हैं हम कैथोड की, तो कैथोड हमारा एन टाइप का बना होता है। तो ये रहा दोस्तों डायोड के बारे में छोटी सी एक सिंपल सी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सी बातें जो कि एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। तो मैंने आपको डायोड के सिंबल के बारे में और डायोड से जुड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डायोड की संरचना बनती कैसे है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे, कैसे हम ला के पी ओ एन को रख देते हैं तो कैसे मेरा डायोड बन जाता है, इन सब बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है बहुत अंदर तक पूछता है, ठीक है। यदि आपको अच्छे से जानकारी नहीं होगी इसके बारे में तो आप शायद में क्वेश्चन का जवाब ना दे पाएँ, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझनी है। हम आइए हम बात करते हैं, तो बात कर रहे थे दोस्तों पीएन जंक्शन की। तो हमने बताया था कि पीएन जंक्शन हमारा कैसा होता है, पीएन जंक्शन केवल एक दिशा में चालन करता है। मतलब जो हमारा पीएन जंक्शन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। दोस्तों जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कि उस पॉइंट को मैं रिटर्न में दे दूँ जिससे
आप यदि मिस हो गए हों, अच्छे से सुने ना हो, तो उस पॉइंट को दोबारा से आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो पीएन जंक्शन का जो हमारा क्या होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक दिशा में चालन करता है। दूसरी दिशा में इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, इसलिए उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। कहने का मतलब जब डायोड हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तब तो उसमें धारा का चालन होगा, लेकिन जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो सर्किट हमारी है जी ओपन सर्किट कार्य करने लगेगी। जब सर्किट हमारी ओपन हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। बाकी हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के रूप में तो बहुत अधिक हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जब बहुत अधिक हो जाएगा धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए दूसरी दिशा में धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता। बाकी बात क्या है दोस्तों कि हम जानते हैं पीएन जंक्शन में एनोड को पी टाइप पदार्थ का तथा कैथोड को एन टाइप पदार्थ का बना होता है। एन टाइप मटेरियल का हमारा बना होता है कैथोड, और हमारा जो पी टाइप मटेरियल होता है वो हमारा बना होता है एनोड। ठीक है, बात करते हैं डायोड में धारा का प्रवाह। हमने बताया था डायोड में धारा का प्रवाह जो होता है वो पी से एन की तरफ या एनोड से कैथोड की दिशा में होता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, तो हमारा जो एनोड में या डायोड में जो धारा का प्रवाह होता है वो पी से एन की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं डायोड की संरचना के बारे में। ठीक है, आइए हम इसकी संरचना या इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डायोड की। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि देखिए हम बनाते हैं एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, ये है मेरी डायोड की संरचना। मैंने दो मटेरियल ली, एक पी टाइप का, इसे हम बोलेंगे पी टाइप, और एक होगा हमारा एन टाइप। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा पी टाइप होता है, पी टाइप में क्या होते हैं, पी टाइप में मैक्सिमम हमारे होल होते हैं। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होल होगा। पी टाइप में मैक्सिमम होल होगा। ठीक है, पी टाइप में मैक्सिमम कंडीशन में होल होंगे, और इसमें थोड़े से माइनॉरिटी कैरियर के रूप में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। माइनॉरिटी कैरियर में से इलेक्ट्रॉन बना देंगे हम। ठीक है, बात करते हैं एन टाइप में, तो एन टाइप जो हमारा होता है, ठीक है, तो एन टाइप में क्या होता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे मेजॉरिटी कैरियर में। ठीक है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं, मेजॉरिटी कैरियर में। थोड़ा पेन दोस्तों ठीक से चल नहीं रही है। ठीक है, तो देखिए फिगर में थोड़ा ले लेता हूँ, रुको एक मिनट, क्योंकि ये पेन ठीक से चल नहीं रही है तो फिगर हमको अलग से लेना पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों, ये ले मैंने फिगर ऑलरेडी। ठीक है, ये बुक में फिगर दिया हुआ था तो मैंने बुक से ले लिया है। ठीक है, तो देखिए ये बना हुआ है हमारा, ठीक है, पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में क्या हमने पी टाइप रखा और एक एन टाइप रखा। तो हम जानते हैं कि पी टाइप में जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर होता है, मैंने बताया था आपको पता होना चाहिए, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर हमारे देख लीजिए होल्स हैं, लेकिन एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर हमारे एन टाइप में होल्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए आप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है हमारे। ठीक है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी में क्या है, माइनॉरिटी हमारे होल्स हैं। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए आप, ये हमारे क्या हैं, वो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या, जब हमने ला के पी टाइप को और एन टाइप को पास में रखा, जब मैंने पी टाइप को एन टाइप को पास में रखा तो ये क्या होगा, एक कैरियर कंसंट्रेशन, मैंने एक चीज़ बताया था आपको, कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कैरियर कंसंट्रेशन के कारण यदि एन टाइप की कैरियर कंसंट्रेशन अधिक है और पी टाइप कैरियर कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा कि ये दोनों एक तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जब हमने पी और एन को पास में रखा लाके, तो एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन होगा और पी टाइप का जो होल्स होगा वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। जब पी टाइप का होल्स एन टाइप की तरफ मूव करेगा या एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ के होल्स को मान चलिए कि आपका एन टाइप का इलेक्ट्रॉन इधर आया और पी टाइप का होल्स इधर गया, तो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप का होल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया दोस्तों बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। ठीक है, कुछ सेकंडों तक चलती है कि एन टाइप का इलेक्ट्रॉन आके पी टाइप के होल्स को डिफ्यूज किया, पी टाइप का इलेक्ट्रॉन आके एन टाइप के डिफ्यूज किया। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रक्रिया ऐसे होती रहती है, कैरियर कंसंट्रेशन होता रहता है कि एक समय ऐसा आ जाता है कि इस पास में एक लेयर बन जाती है।
कहने का मतलब इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, इस साइड में निगेटिव चार्ज हो गया। तो निगेटिव चार्ज जब हमारा इलेक्ट्रॉन होल्स के आया, होल्स को डिफ्यूज किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज संख्या बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉन की लेयर ऐसे बढ़ती गई, ठीक है, मतलब निगेटिव चार्ज इधर बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि पी टाइप का होल्स इधर एन टाइप में आया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज संख्या बढ़ती गई, पॉजिटिव चार्ज संख्या से बढ़ती गई। तो एक समय ऐसा आया कि जंक्शन के पास में, ठीक है, इस जंक्शन के पास में एक ऐसी लेयर बन जाती है, ठीक है, कि इस साइड में आपको निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी दोस्तों कि अब इधर के इलेक्ट्रॉन ना इधर आ पाएंगे, ना इधर के होल्स इधर मूव कर पाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक बैरियर बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो एक कंडीशन जब ऐसी बैरियर बन जाएगी, ठीक है, तो इस बैरियर के कारण ना अब इधर के मेजॉरिटी कैरियर इधर आ पाएंगे, ठीक है, ना इस साइड के मेजॉरिटी कैरियर इधर आ पाएंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारा धारा होगी वो रुक जाएगी। तो हमने बताया था कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ डिफ्यूज होता है तो उस कंडीशन में एक करंट बहती है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, उस करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, ठीक है दोस्तों। ये हम आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। कि मैंने कहने मतलब क्या था यहाँ पे कि जब हमारा पी टाइप का होल्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन में गया या एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल्स के पास आया तो ये दूसरे पर न्यूट्रलाइज होते हैं। न्यूट्रलाइज होने के बाद इधर एक चार्ज बन जाता है, इधर निगेटिव चार्ज ऐसे बनता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इधर निगेटिव चार्ज की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और एक समय इधर आएगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इधर से उधर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल रुक जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम बाइसिंग करते हैं, ठीक है। तो बाइसिंग के बारे में अभी थोड़ा हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। तो हम दूसरा फिगर दिखाते हैं आपको कि कैसे अगर इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इधर निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है देख लीजिए आप, जब इधर निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या करने लगता है, एक कैपेसिटर की तरह चार्ज काम करने लगता है। तो हम जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है, C = होता है साइलम नॉट A/D। तो हमारी जो कैपेसिटर होती है किस पर निर्भर करती है, D पर। तो ये हमारी क्या है, ये मेरी डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है उससे हमारा कैपेसिटी बढ़ जाता है। मतलब क्या हो गया कि जब इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। जब मेरी समझ लीजिए ये क्या बन गई है, ये मेरी एक बन गई डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो अब इस डिप्लीशन लेयर के बीच में क्या होगा कि जो हमारे निगेटिव आयन और जो पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के कारण इसमें एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, वो वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं हम बैरियर वोल्टेज, ठीक है। तो क्या बन जाता है, इन बैरियर के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उस विभव बोलते हैं हम बैरियर विभव या बैरियर वोल्टेज या उसे बोलते हैं विभवांतर, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल जो जनरेट हो जाता है जो कि वो सिलिकॉन के लिए अलग होता है और जर्मेनियम के लिए अलग होता है। तो बात करते हैं जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए हमारा जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। बात करते हैं हम सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पूछेगा आपसे कि जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, तो जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.3 होता है और सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 होता है, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों कुछ पॉइंट लेके आए हैं, उस पॉइंट के बारे में देखते हैं। ये हमारे क्या है, मेरी डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। जब हमारा डिप्लीशन रीजन बनती है, मैंने बताया था डिप्लीशन रीजन बनती क्या है, डिप्लीशन रीजन हमारे उस कंडीशन बनती है जब हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, वो जो एरिया बन जाती है, हमारे बताया था कि एकदम एरिया विहीन हो जाती है, मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल नहीं होती है, उसमें स्थिर आवेश पाए जाते हैं, ठीक है। इमोबाइल आवेश खत्म हो जाते हैं, वो कांस्टेंट आवेश या स्थिर आवेश पाए जाते हैं, तो उन्हीं कारण हमारा बैरियर वोल्टेज जनरेट होती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इसकी डिफिनीशन देख लीजिए आप। तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है हमारी, तो जंक्शन के आसपास का वह क्षेत्र, जंक्शन के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर मुक्त आवेशों से विहीन स्वाभिकारक व दाता आयन होते हैं, मतलब एक्सेप्टर या डोनर आयन होते हैं, वह क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, बैरियर डिप्लीशन लेयर कहलाती है, ठीक है, या अवक्षय क्षेत्र कहलाती है वो एरिया, ठीक है। जहाँ पे हमारा मतलब जो हमारा मैंने बताया था आपको
कि ये हमारे क्या है, इसमें ओनली स्थिर आवेश पाए जाएंगे जो कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये एरिया हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन से विहीन हो जाता है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते। जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जो एरिया हमारी मुक्त विहीन हो जाती है इलेक्ट्रॉनों से, वही एरिया हमारी क्या कहलाती है, डिप्लीशन लेयर कहलाती है। तो डिप्लीशन लेयर हमारी निर्भर करती है किस पे, डोपिंग पे। यदि हम डोपिंग और उसके मटेरियल पर निर्भर करती है किस प्रकार का मटेरियल हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि हम डोपिंग की संख्या को बढ़ाएंगे, मतलब डोपिंग को हम बढ़ाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर हमारी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस सब चीज़ के बारे में दोस्तों बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्या, बैरियर पोटेंशियल की या बैरियर वोल्टेज की। तुम्हारा बैरियर वोल्टेज मैंने बताया था कि जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। बात करते हैं हम सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के केस में कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के केस में। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं क्या, बैरियर का मान जो होता है, ठीक है, बैरियर का मान होता है पीएन जंक्शन डायोड के मटेरियल पर। जैसे मैंने बताया, जो हमारा बैरियर होगा मटेरियल पर और डोपिंग पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो बैरियर का मान पीएन जंक्शन डायोड के पदार्थ पर तथा टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पर, उसके मटेरियल पर और डोपिंग पर भी निर्भर करता है। तो पी टाइप तथा एन टाइप की डोपिंग पर डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई निर्भर करती है। ठीक है, तो हमारा पी टाइप का जो मटेरियल है उसमें कैसे हम डोपिंग कर रहे हैं, उस डोपिंग पर और किस पदार्थ की डोपिंग कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करती है हमारी डिप्लीशन लेयर। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यदि डोपिंग कम है। ठीक है दोस्तों, यदि डोपिंग कम होगी तो डिप्लीशन लेयर हमारी क्या होगी, डिप्लीशन लेयर हमारी बढ़ेगी। इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यदि डोपिंग कम है, यदि डोपिंग कम हो गई तो उस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर हमारी क्या होगी, डिप्लीशन लेयर हमारी अधिक होगी। मतलब जो हमारी डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होगी वो बढ़ेगी अगर डोपिंग कम होगी। यदि डोपिंग जो है अधिक होगी, यदि हम डोपिंग को हम बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो होगी वो कम होगी। एक क्वेश्चन एग्जामिनर दोस्तों बहुत बार पूछा है। ठीक है, आप इसे देखिए, यदि डोपिंग को क्या करेंगे हम, डोपिंग देखिए, एरो मतलब क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है एरो मतलब इंक्रीज हो रहा है। यदि डोपिंग को हम इंक्रीज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि डोपिंग को हम डिक्रीज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यदि हम डोपिंग को बढ़ा देंगे तो डोपिंग को बढ़ाने से हमारी डिप्लीशन लेयर कम होगी। इसके अलावा यदि डोपिंग को हम कम करेंगे तो डिप्लीशन लेयर हमारी अधिक होगी। ये चीज़ थी हमारी। ठीक है, एक जब हम पी टाइप और एन टाइप को पास पास में रखते हैं, ठीक है, तो क्या कंडीशन बनती है, उस कंडीशन को लेके मैंने यहाँ पे चर्चा की। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको कि हमारा जो जंक्शन बन गया, ठीक है, जो बैरियर बन गया, इस बैरियर में क्या हुआ, मैंने बताया कि अब मेजॉरिटी वाहक एक दूसरे को पार करने में बाधा उत्पन्न करता है बैरियर। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि मेजॉरिटी कैरियर तो इधर से इधर नहीं जा पाते, लेकिन उसमें जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर होते हैं तो इस कंडीशन में वही काम आते हैं। इसको याद रखना, जो हमारा माइनॉरिटी कैरियर होता है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से धारा का प्रवाह होता है। तो कहने मतलब जो हमारा बैरियर होता है, बैरियर तो मेजॉरिटी कैरियर के मार्ग में बाधा डालेगा। ठीक है, वो बैरियर हमारा मेजॉरिटी कैरियर को प्रभावित करने से रोकेगा, लेकिन जो हमारा बैरियर होगा वो माइनॉरिटी कैरियर को, ठीक है, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर में प्रवाह के लिए सहायता देता है। तो उसी के कारण माइनॉरिटी कैरियर के कारण धारा का प्रवाह होता है, जो कि माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसको हम बात करेंगे रिवर्स बायस में। ठीक है, तो अभी आप यही याद रखें कि हमारे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से भी धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर तो ऑलरेडी बैरियर का विरोध करता है। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो बैरियर क्या करता है, उसे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, उस पॉइंट को आप समझते हैं। क्या करता है कि बैरियर हमारा क्या होता है, मेजॉरिटी वाहकों के विसरण को रोक देता है। मैंने बताया कि जो हमारा बैरियर होता है वो मेजॉरिटी कैरियर को, ठीक है, विसरण में सहायता नहीं करता है, लेकिन हमारी जो माइनॉरिटी कैरियर होती है उसे जंक्शन पार करने में सहायता करता है। तो हमारा जो बैरियर होता है, ठीक है, वो माइनॉरिटी कैरियर को जंक्शन पार करने देता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं बायसिंग की। ठीक है, तो बायसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायोड की बायसिंग के बारे में बात करते हैं।
तो बायसिंग हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहली क्या है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग है, दूसरी हमारी रिवर्स बायसिंग होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग जो होती है हमारी, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि हमारे पी और एन टाइप जो होते हैं हम जानते हैं। तो पी टाइप को यदि पॉजिटिव से और एन टाइप को जब निगेटिव से हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, वो फॉरवर्ड बायस होता है। एक क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है, ठीक है, कि फॉरवर्ड बायसिंग किस कंडीशन में होती है। यदि हम उसके पी टाइप को हम पॉजिटिव से, एन टाइप को हम निगेटिव से जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। यदि हम पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में डायोड हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं प्रयास करता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी छूट ही ना पाएँ, तो इसलिए मैं लिख कर लाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी मोबाइल पे लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। तब भी बहुत कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें इस पर आ नहीं पाती हैं, तो शायद मैं कुछ चीज़ें हमसे स्किप भी हो जाती हैं। जो चीज़ें मैं, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है तो मैं शायद भी लिख भी नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मेरी स्किप जरूर हो जाती होंगी, ठीक है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ काफ़ी चीज़ें रिटर्न में रखे रहें तो शायद मैं स्किप ना होने पाए। लेकिन कुछ चीज़ें अगर स्किप हो रही हैं दोस्तों तो शायद मैं हम आगे आने वाले समय में, ठीक है, हम आपके लिए एक अच्छी क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो शायद में हम आपको फिर से हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम कंप्यूटर क्लास के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लास के माध्यम से लाइव क्लास में आएंगे, तो हम आपको अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी आप सबका एग्जाम है तो उसी वजह से आप थोड़ा बहुत देखते रहिए, बाकी अभी हमारे स्टूडियो बनने में थोड़ा टाइम है, ठीक है, तो उसको हम टाइम लगेगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में हम आपको एक बेहतर क्लास देंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों फॉरवर्ड बायसिंग की, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, मैंने दिखाया था आपको, ये हमारी क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग। तो मैंने बताया था कि यदि हम पी टाइप को पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी बायसिंग होती है हमारी क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है। तो दोस्तों अब इसके आगे वाली सीन आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था क्या, जब मैंने आपको पी टाइप और एन टाइप रखा था तो बीच में डिप्लीशन लेयर बन गई थी, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए, इधर पॉजिटिव चार्ज है और उधर निगेटिव चार्ज थे, ठीक है। तो क्या होता है कि इन बायसिंग को तोड़ने के लिए ही, बायसिंग को तोड़ने के लिए क्या किया हमने, अलग से बैटरी सप्लाई दिया, ठीक है। जब मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट किया, जब इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होगा कि पी हमारा तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एन हमारा निगेटिव चार्ज होता है। तो पी हमारा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जब पी हमारा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी हमारे इधर आएंगे, मतलब होल्स का प्रवाह हमारा इधर होगा, इसमें होल की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारे होल बढ़ जाएंगे, जब होल की संख्या बढ़ती जाएगी तो इधर जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की वजह से जो लेयर बनी है वो लेयर क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो बैटरी से होल निकलेगा, होल निकल के जाके इस लेयर के निगेटिव चार्ज को कम करेगा, तो धीरे धीरे लेयर ऐसे कम होती जाएगी। इस साइड से क्या होगा कि इस साइड से निगेटिव चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इधर आके धीरे धीरे इस पॉजिटिव लेयर को कम करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इधर होल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इस बैरियर को तोड़ देंगे। जब वो बैरियर को तोड़ देंगे तो उस कंडीशन में हमारी धारा का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। तो यही है इसका दोस्तों प्रिंसिपल, ठीक है। तो यदि हम बैरियर वोल्टेज को हमको तोड़ना है बैरियर को, तो बैरियर को तोड़ने के लिए हमको एक अलग से सप्लाई की आवश्यकता होती है। जब हम अलग से बैटरी के माध्यम से हम उसे ऐड करते हैं तो बैरियर हमारी कम होती है। कहने का मतलब जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे बैरियर हमारी क्या होगी, कम होती जाएगी। यदि हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बैरियर वोल्टेज जो हमारी होगी या बैरियर होगी या जो डिप्लीशन लेयर होगी वो क्या होगी, वो कम होने लगेगी, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये हमारी बैरियर टूट जाएगी और जब बैरियर हमारी टूट जाएगी धारा का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि पी टाइप में जो हमारा पी टाइप में होता है, तो पी टाइप में जो धारा का प्रवाह होता है वो होल्स के कारण होता है। किसके कारण, होल्स के कारण। लेकिन हम एन टाइप की बात करते हैं तो एन टाइप में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है।
तो एन टाइप में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण, पी टाइप में धारा का प्रवाह होल्स के कारण। लेकिन हम बात करते हैं जो बाहर की सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट, इसमें धारा का प्रवाह हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ठीक है, तो बाहरी सर्किट की हम बात करेंगे, जब बाहरी सर्किट की या एक्सटर्नल सर्किट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड में जाएगा, तो धारा का प्रवाह हमने बताया था हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में होती है, तो करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो हमारा पूछता भी है कि होल्स में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो होल्स में या पी टाइप में धारा का प्रवाह जो होता है वो होल्स के कारण होता है। या एन टाइप में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो एन टाइप में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आप याद रखिएगा कि बात करेगा पी टाइप में तो पी टाइप में धारा का प्रवाह होल्स के कारण होगा, बात करेगा एन टाइप में तो एन टाइप में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ मैं आपके लिए पॉइंट लिख के लाए हैं। ठीक है, उस पॉइंट के बारे में आप ध्यान दें। ठीक है, आप अच्छे से समझने का प्रयास करें एक एक चीज़ को। हम बात करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन की। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हम यदि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से ऐड कर देते हैं तो उस कंडीशन में डायोड हमारा क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है या अग्र बायस में हो जाता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में यदि हम अप्लाइड वोल्टेज को हम बैरियर वोल्टेज का क्या होता है, विरोध करती है या अपोज करती है। तो हमारी जो फॉरवर्ड बायस होती है, फॉरवर्ड बायस में जो हमारी वोल्टेज होती है वो हमारे क्या करती है, बैरियर जो हमारी बनी होती है उस बैरियर क्या करती है, अपोज करती है, बैरियर का विरोध करती है। ठीक है, तो विरोध करें क्या होगा, जब हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे, मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी क्या होगी, बैरियर हमारी कम होती जाएगी। यदि हम अप्लाइड वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे तो बैरियर हमारी क्या होगी, कम होगी। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, यदि हम, ठीक है, डायोड में हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो बैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बैरियर क्या होगी हमारी, बैरियर हमारी डिक्रीज करेगी। एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। बात करते हैं कि पी क्षेत्र में जो धारा वाहक होते हैं, मैंने आपको बताया कि पी क्षेत्र में या पी टाइप में जो धारा वाहक होते हैं क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, और एन टाइप में धारा वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी सर्किट में केवल इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। फॉरवर्ड बायस में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। ठीक है, कुछ भी याद रहे या ना याद रहे, सब कुछ भूल जाना, लेकिन इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या होता है कि हमारी फॉरवर्ड बायस में डायोड की जो करंट होती है किस में होती है, वो मिली एम्पियर में होती है। किसमें, मिली एम्पियर में। तो पूछता भी है एग्जामिनर डायोड की फॉरवर्ड करंट क्या होती है, तो डायोड की जो फॉरवर्ड करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा, हम आशा करते हैं इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख लें। ठीक है, तो डायोड की जो फॉरवर्ड करंट होती है क्या होती है, डायोड की फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होती है। बहुत बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, तो डायोड की जो फॉरवर्ड करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं रिवर्स बायस की। फॉरवर्ड बायस मेरा यहीं पे समाप्त होता है, अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस की। तो फॉरवर्ड बायस में आपको क्या क्या याद रखना है कि फॉरवर्ड बायस में आपको यह याद रखना है कि यदि हम पी को पॉजिटिव से, एन को हम निगेटिव से, पी को यदि हम पॉजिटिव से, एन को हम निगेटिव टर्मिनल के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे तो सर्किट हमारी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये पूछता है, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसकी करंट जो होती है वो मिली एम्पियर में होती है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि यदि हम वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी बैरियर जो होगी क्या होगी, वो कम होगी। और चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि पी क्षेत्र में जो धारा वाहक होता है वो होल्स होता है और एन क्षेत्र में जो धारा वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको इसके पहले जो बताई थी कि बैरियर वोल्टेज, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो बैरियर वोल्टेज हमारी क्या होगी, सिलिकॉन के लिए 0.7 हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं जर्मनी के लिए, तो जर्मनी के लिए क्या हो जाएगा, जर्मनी नहीं दोस्तों, जर्मेनियम के लिए। ठीक है, सॉरी, तो जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा, 0.3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यही सब चीज़ें आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अभी हम आपके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे तो आप देखोगे अगर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप हर एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो।
अब दोस्तों हम बात करते हैं रिवर्स बायस की, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, यदि हम बैटरी को, आप याद रखें यहाँ पे, पहले मैं बना देता हूँ, ये हमारा क्या है, मेरा P है और मेरा N है। यदि हम बैटरी के निगेटिव सिरे को हम P से और पॉजिटिव सिरे को यदि हम N से ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगी, सर्किट हमारी रिवर्स बायस हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी, सर्किट हमारी रिवर्स बायस हो जाएगी। यदि हम P को निगेटिव से और N को हम पॉजिटिव से ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, वो रिवर्स बायस कंडीशन हमको प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको वही पॉइंट याद रखना है, जब हम P को और N को पास पास रखते थे तो एक लेयर बनती थी, उसी पॉइंट पर दोस्तों आएंगे फिर से, ठीक है, क्योंकि वही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि हमने क्या रखा, आप याद रखें, फिर से मैं थोड़ा बना रहा हूँ इसे। हमने बताया था कि जब हमने P और N को पास में ला के रखा था तो एक लेयर बन गई थी बीच में। वो लेयर क्या थी, वो डिप्लीशन लेयर थी, जिसे बोलते हैं अवशेष क्षेत्र हिंदी में, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर बन गई थी, ये हमारी क्या है, मेरी डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। इसमें क्या था, इधर निगेटिव चार्ज हो गए थे, बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो गए थे, और इधर हमको क्या मिल गया था, पॉजिटिव चार्ज मिल गया था। इस कारण से हमारे जो मेजॉरिटी वाहक थे वो धारा का मेजॉरिटी वाहक मतलब जो हो गए थे, अब इस बैरियर को तोड़ने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सप्लाई जोड़ी, तो सप्लाई ऐड करने के बाद ये बैरियर को तोड़ा तो कंडीशन हमारी क्या कहलाई, फॉरवर्ड बायस कहलाई। लेकिन अब रिवर्स बायस में आपको याद ध्यान देना है, जब रिवर्स बायस में हम इसे निगेटिव से जोड़ेंगे और इसको हम पॉजिटिव से ऐड करेंगे तब इस कंडीशन में क्या होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप थोड़ा सोचो क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ऑलरेडी यहाँ निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ भी हमारा निगेटिव से जुड़ा हुआ है हमारा क्या, P टाइप हमारा निगेटिव से जुड़ा हुआ है, और N टाइप हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होगा इधर से तो निगेटिव आयन बढ़ेंगे हमारे। जब निगेटिव आयन बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव आयन की वजह से लेयर क्या जाएगी, ये लेयर बढ़ती हुई जाएगी। रिवर्स बायस में क्या होगा कि ये लेयर बढ़ती जाएगी और इधर पॉजिटिव चार्ज मिलता जाएगा तो और भी लेयर बढ़ती जाएगी। तो जब लेयर बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन लेयर हमारी बढ़ती जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब डिप्लीशन लेयर कम होती तब तो धारा का प्रवाह होता, लेकिन डिप्लीशन लेयर क्या है, डिप्लीशन लेयर हमारी बढ़ती जा रही है। जब डिप्लीशन लेयर हमारी बढ़ती जा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। तो आप कहोगे सर कि रिवर्स बायस में डायोड में करंट नहीं बहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह होगा, लेकिन किस कंडीशन में, वो होगा माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। आपको याद होना चाहिए कि माइनॉरिटी कैरियर किस में क्या होते हैं। तो N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते थे, होल्स। P टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन। तो अब इन इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा का प्रवाह होगा। मैंने बताया था आपको कि हमारी जो बैरियर होती है वो माइनॉरिटी कैरियर की सपोर्ट करती है। तो माइनॉरिटी कैरियर को वो जंक्शन पार करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो हमारा जो हमारी होल्स फिर ये दोनों आपस में मूव करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि माइनॉरिटी कैरियर की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो माइनॉरिटी कैरियर हमारे बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए उन्हें बोला जाता है हिंदी में अल्पसंख्यक। तो माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम होता है। जब माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम होगा, जब बहुत कम एक दूसरे जंक्शन को पार करेंगे, मतलब मूविंग उनकी बहुत कम हो गई। जब मूविंग बहुत कम हो गई तो जो धारा का प्रवाह होगा वो भी बहुत कम होगा। तो याद रखिएगा, रिवर्स बायस में डायोड की जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पीयर में होती है। किसमें, माइक्रो एम्पीयर में। ये क्वेश्चन पूछता है डायोड की रिवर्स बायस करंट कितनी होती है, तो डायोड की जो रिवर्स बायस करंट होती है वो माइक्रो एम्पीयर में होती है, ठीक है। डायोड की फॉरवर्ड बायस करंट कितनी होती है, डायोड की फॉरवर्ड बायस करंट मिली एम्पीयर में होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट दोस्तों यदि आपको याद हैं तो आपका 1 नंबर तो कन्फर्म है, मिलना ही मिलना है, ठीक है। किसी बार आपसे पूछेगा रिवर्स बायस करंट या किसी बार आपसे पूछेगा फॉरवर्ड बायस करंट। अभी हम 2 करंट आपको और बताने वाले हैं। वो 4 पॉइंट यदि आपको याद हो जाएंगे तो आपके 2 नंबर, नहीं तो 1 नंबर तो 100% है, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों क्या कि हमने बताया कि जो हमारी डायोड की जो रिवर्स करंट है वो क्या है, माइक्रो एम्पीयर में है। रिवर्स करंट बहती किसकी वजह से है,
मैग्नेटिक कैरियर की वजह से बैठती है। तो हमारा जो मैग्नेटिक कैरियर होता है दोस्तों वो टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि हमारा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हीट जनरेशन होगा, जब हीट होगा तो थर्मल एजिटेशन होगा, थर्मल एजिटेशन के कारण ही हमें क्या मिलती है? रिवर्स बायस करंट मिलती है। ठीक है, तो हमारी जो मैग्नेटिक कैरियर हैं वो मैग्नेटिक कैरियर किस पर निर्भर करते हैं? वो टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों तो हमारी जो रिवर्स करंट होगी क्या होगी? वो बढ़ेगी। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो रिवर्स करंट होगी वो रिवर्स करंट क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो इसके बारे में दोस्तों एक स्टेटमेंट है, यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी रिवर्स करंट होती है वो 7% बढ़ती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप फिर से सुने। यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारी जो रिवर्स करंट होती है वो 7% इंक्रीज करती है। क्या? रिवर्स करंट 7% हमारी इंक्रीज करती है। यदि टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी रिवर्स लीकेज करंट होती है वो 2 गुना हो जाती है। ये दोस्तों कई बार पॉइंट पूछा गया है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपको बताया है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर की बात नहीं करें, बात करें डायोड की। ठीक है, तो डायोड हमारा क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। तो हमारी जो जर्मेनियम की लीकेज करंट होती है, ठीक है, और जो सिलिकॉन की लीकेज करंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले आपको बता रखा हूँ, लेकिन यहीं वो रिवर्स लीकेज करंट इसी कारण बहती है। ठीक है, तो जर्मेनियम की जो लीकेज करंट होती है वो क्या होती है? माइक्रो एम्पियर में होती है, 10⁻⁻6 एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। लेकिन अब बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की जो हमारी करंट होती है वो 10⁻⁹ एम्पियर या बोलते हैं इसे हम नैनो एम्पियर। ठीक है, तो हमारी जो सिलिकॉन की लीकेज करंट होती है वो नैनो एम्पियर में होती है, लेकिन जो हमारी जर्मेनियम की लीकेज करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। तो जो 4 पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता रहा था वो 4 पॉइंट आप याद रखें। डायोड की फॉरवर्ड करंट की बात करेगा डायोड की केस में। ठीक है, तो डायोड की जो फॉरवर्ड करंट होगी, फॉरवर्ड करंट कितना होगी? मिली एम्पियर में। डायोड की रिवर्स करंट कितना होगी? रिवर्स करंट होगी हमारी माइक्रो एम्पियर में। 2 पॉइंट हो गए। बात करेंगे हम सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की जो रिवर्स करंट होगी कितना होगी? 10⁻⁹ बोले तो नैनो एम्पियर। ठीक है, बात करेंगे हम जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम कितना हो जाएगी? जर्मेनियम की हमारी हो जाएगी रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। ये 4 पॉइंट आपको याद हो गए। ठीक है, ये 4 पॉइंट दोस्तों यदि आपको याद हैं तो इस चारों पॉइंट में से आपके लिए 1 या 2 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं क्या, मैंने बताया आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज की। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज, उसके कई नाम हैं दोस्तों। ठीक है, उन सब चीज़ों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखना। तो बात करेंगे हम जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। हम बात करेंगे सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। दोस्तों इन 2 चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, एक बैरियर पोटेंशियल और एक एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप और बैरियर पोटेंशियल में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो लोग जब पूछेगा अगर एनर्जी गैप तो लगा देंगे बैरियर पोटेंशियल, जब पूछेगा उनसे बैरियर पोटेंशियल तो लगा देंगे एनर्जी गैप। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हम बैरियर पोटेंशियल की बात करते हैं दोस्तों तो उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। लेकिन हम एनर्जी गैप की बात करते हैं तो एनर्जी गैप की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि हम बात करते हैं जर्मेनियम की एनर्जी गैप की, तो जर्मेनियम की जो एनर्जी गैप होती है वो 0.785 होती है। बात करते हैं क्या 0.7 की, क्योंकि वहाँ पे 3 अंक में आपको नहीं दिया रहेगा, वो आपको दिया रहता है 0.7, इसीलिए लोग कन्फ्यूज होते हैं। दिया रहेगा जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो याद आ जाता है लोगों को कि 0.7 मुझे कहीं और मिला था, लेकिन दोस्तों 0.7 किसी लिए था? उस सिलिकॉन के लिए वोल्टेज था। तो क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। ठीक है, इस चीज़ को याद आप कैसे करोगे? तो बात करेगा यदि जर्मेनियम की, ठीक है, एनर्जी गैप की, जर्मेनियम के एनर्जी गैप पे ईजी की बात करेगा तो क्या होगी? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यदि जर्मेनियम की, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करेगा या बैरियर पोटेंशियल की बात करेगा, ठीक है,
बैरियर पोटेंशियल की बात करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, 0.3 वोल्ट होगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। 0.7 हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.3 हमारा बैरियर पोटेंशियल है। लेकिन अब बात करते हैं सिलिकॉन के केस में, जब इसका एनर्जी गैप होता है तो आप जानते हो कितना होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम बात करते हैं सिलिकॉन की, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज या पोटेंशियल वोल्टेज की, तो क्या हो जाता है इस केस में, इस केस में हमारा क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है। तो याद रखना, अगर वोल्टेज की बात करेगा जो 0.7 है, वो 0.7 किसके लिए होता है, वो सिलिकॉन के लिए होता है, ना कि जर्मेनियम के लिए। तो याद रखना, एनर्जी गैप 0.7 किसके लिए होता है, जर्मेनियम के लिए होता है। लेकिन 0.7 जो वोल्टेज होता है वो किसके लिए होता है, वो सिलिकॉन के लिए होता है। इस पॉइंट को आप याद रखोगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को हम देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस क्या मिलता है, कैसे, किस कंडीशन में, यदि हम डायोड के पी क्षेत्र को नेगेटिव से और एन क्षेत्र को हम पॉजिटिव सीरीज जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में हमको रिवर्स बायस मिलता है, ठीक है। बात करते हैं रिवर्स बायस में, जब रिवर्स बायस हमने बताया था आपको कि रिवर्स बायस में जब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो हमारा बैरियर क्या होगा, बढ़ता जाता है, मैंने आपको दिखाया भी था। यदि हमने रिवर्स बायस में अगर हमने, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज को यदि हम बढ़ाएंगे तो बैरियर हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज मैंने इंक्रीज किया तो बैरियर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आप देख लीजिए फिगर के माध्यम से, ठीक है। ये है मेरा फिगर बैरियर पोटेंशियल का, ठीक है। हमारा रिवर्स बायस का फिगर है, मैंने बताया था ना कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल से है और हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से है, ठीक है। तो जब हमारा नेगेटिव टर्मिनल जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसकी लेयर बढ़ती जाएगी। देख लीजिए ये लेयर पहले यहाँ थी, अब यहाँ से कहाँ तक चली गई, यहाँ तक चली गई, तो लेयर बढ़ती जाती है। जब लेयर बढ़ती जाती है उस कंडीशन में एक ही धारा प्रवाहित होती है, वो क्या होती है, वो रिवर्स धारा प्रवाहित होती है, जो कि मैग्नेटिक एरे धारा प्रवाहित होती है। तो एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों बहुत ज़्यादा कि डायोड में जो रिवर्स करंट प्रवाहित होती है वो किस कारण से होती है। तो रिवर्स करंट याद रखना हमेशा मैग्नेटिक कैरियर के कारण ही प्रवाहित होती है। तो एक क्वेश्चन और पूछता है, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कि रिवर्स करंट किस पर निर्भर करती है। तो रिवर्स करंट हमारी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स करंट हमारी इंक्रीज होती है। जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स करंट हमारी 7% बढ़ती है। जब हम रिवर्स करंट मतलब टेम्परेचर को हम 10% इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स करंट हमारी 2 गुना हो जाती है। ये रहा दोस्तों, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी हम और देख लेते हैं। बात करते हैं रिवर्स बायस में डायोड करंट बहुत ही कम माइक्रो एम्पियर में। मैंने बताया आपको रिवर्स बायस में जो डायोड की करंट होती है बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। बाकी हम रिवर्स बायस में धारा का जो मैग्नेटिक वाहक होता है क्या होता है, वो अल्पसंख्यक वाहक के कारण होता है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि रिवर्स बायस में जो धारा का प्रवाह होता है वो मैग्नेटिक कैरियर या अल्पसंख्यक वाहक के कारण ही होता है। बाकी ये निर्भर किस पर करती है, हमारे मैग्नेटिक कैरियर होते हैं वो टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, हमारी रिवर्स करंट भी टेम्परेचर पर ही निर्भर करती है। तो सिलिकॉन के लिए होती है नैनो एम्पियर में, जर्मेनियम के लिए होती है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं क्या, हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो मैग्नेटिक कैरियर का तापमान किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिवर्स धारा का मान हमारा बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स करंट हमारी इंक्रीज करेगी। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 7% बढ़ेगी, 10 डिग्री पर हमारी डबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा डायोड का फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्किंग एंड रिवर्स बायस कंडीशन में वर्किंग। कल हम बात करते हैं ब्रेकडाउन की, ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करेंगे, रेक्टिफायर की बात करेंगे, क्योंकि डायोड हमारा क्या काम करता है, एज ए रेक्टिफायर कार्य करता है। तो डायोड हमारा एज ए रेक्टिफायर होता है, ठीक है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम ही होता है डायोड का यही, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं। जो डायोड एज एक रेक्टिफायर कार्य करता है। तो कल हम बात करेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज की, ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज की या रिपल फैक्टर की। इसके अलावा हम बात करेंगे फुल वेव, हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर की। ये सब पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ डायोड, जितने टाइप्स के डायोड होते हैं उन सब डायोड के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और सब डायोड का हम सिंबल देखेंगे। तो डायोड हमारा 2 से 3 लेक्चर में खत्म होगा, ठीक है। दोस्तों मेरा एक चीज़ छूट गया सेमीकंडक्टर में, वो मास सेक्शन लॉ छूट गया है, ठीक है। तो मास सेक्शन लॉ को हम थोड़ा सा आपको डिटेल में दे देते हैं, बाकी उसके पीडीएफ में कल आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मास सेक्शन लॉ क्या होता है हमारा,
मास एक्शन लॉ होता है हमारा N.P इक्वल टू NI स्क्वायर, ठीक है। तो N हमारा क्या होता है, N हमारा इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है, P हमारी होल्स की कंसंट्रेशन है, NI हमारा इंट्रिंसिक कैरियर की कंसंट्रेशन है। तो हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक कैरियर में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, बताया था इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो होल्स की संख्या के बराबर होती है। तो इसीलिए, ठीक है, तो हमारा जो मास एक्शन लॉ काम करता है वो इंट्रिंसिक कैरियर के लिए होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होता है। तो आपके यहाँ क्या पूछा जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में एक आध दो न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन वैसे आपके यहाँ न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो शायद मैं न्यूमेरिकल नहीं कराएं क्योंकि आपके यहाँ न्यूमेरिकल आता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसके बारे में एक चीज़ पूछता ज़रूर है कि मास एक्शन लॉ क्या है, ठीक है। आपको दे देगा इनमें से बताइए आप कि इनमें से कौन सा मास एक्शन लॉ है। तो आपको याद रखना है कि N.P इक्वल टू NI स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये मास एक्शन लॉ है, ठीक है। तो मास एक्शन लॉ का यही फार्मूला आपको याद रखना है, यही फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए मैं, क्योंकि ये टॉपिक छूट गया था सेमीकंडक्टर का, तो मैंने सोचा कि टॉपिक आपको कवर कर दें, बाई चांस आपके यहाँ एग्जाम में आ ही जाए तो आपका क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो मास एक्शन लॉ क्या होता है, N.P इक्वल टू NI स्क्वायर। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, और सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया वो थोड़ा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हाँ, जब मेरे पास सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से एक बार फिर से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि एक बार हम स्क्रीन से हटा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लिखे हैं, ठीक है, जैसे हम स्क्रीन पर थोड़ा ज़्यादा हो गया हटाते हैं तुरंत चीज़ें हट जाती हैं, तो फिर वो क्या दिमाग में चल रहा होता है वो ध्यान से उतर जाता है, ठीक है। तो लेकिन जब वहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास लेंगे आपके लिए तो ऑलरेडी बोर्ड पर लिखी रहेंगी चीज़ें, मिटेंगी नहीं, तो मैं आपको एक अच्छे तरीके से अच्छी क्लास देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी मैं जो पॉइंट आपको लिख के दे रहा हूँ और जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम पास करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, नौकरी लेनी है, इससे मतलब नहीं है कि वो कैसे वर्किंग है, कैसे क्या काम करता है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस जो पॉइंट है उस पॉइंट को भी दोस्तों क्या है कि जहाँ पर लग जाएगी तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि डायोड कैसे वर्क करता है, डायोड के अंदर करंट कैसे बहती है, ये सब चीज़ें आपसे कोई पूछने वाला नहीं। बस जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट को आप याद रखें। बाकी PDF में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो यदि अभी आज तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।